नमस्कार, वक्त है 4 के वार का। हम सब आपके सामने तमाम खबरें रखेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है समलैंगिक विवाह को लेकर कानूनी मान्यता का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका 5 जजेस की बेंच को, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका आई थी वो 5 जजेस की बेंच को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को अब 5 जजेस की जो बेंच है वो इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। संवैधानिक पीठ 18 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करने वाली है। 5 जजेस की बेंच अब समलैंगिक विवाह मामले पर करने वाली है सुनवाई। 18 अप्रैल को 5 जजेस की ये बेंच बैठेगी, इस मामले में करेगी सुनवाई। सुमित कुमार सुप्रीम कोर्ट से इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, जरा ब्रीफ कीजिए इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे इस मामले को लेकर जा रहा है? देखिए, आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि इस मामले की सुनवाई के लिए कुछ कानूनी पेचीदियां हैं, संवैधानिक कुछ प्रश्न हैं जिनको लेकर इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ ही कर सकती है। लिहाजा 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी, क्योंकि कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे कानूनी दावपेच हैं जिनकी सुनवाई अब संविधान पीठ ही कर सकती है। तो 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की है। 18 अप्रैल से 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के दौरान कई ट्रांसजेंडर की ओर से याचिका जो लगाई गई है, उसके वकील का साफ तौर पे कहना था कि यह आर्टिकल 17 और 18 और 19 का वायलेशन है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 यानी कि समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है, ऐसे में इस आधार पर कानूनी मान्यता जो है वो समलैंगिक विवाह को दिया जाना चाहिए। इसकी मांग ट्रांसजेंडर की ओर से आज की गई, लेकिन आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि इस मामले में कुछ जटिल और कुछ कानूनी पहलू हैं, संवैधानिक पहलू हैं, जिस पर 2 जजों की बेंच फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकती है। लिहाजा इस मामले की सुनवाई के लिए अब 5 जजों की संविधान पीठ के पास ये मामला भेजा गया है। सबसे दिलचस्प बात है कि केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहना है कि भारतीय परंपरा के मुताबिक समलैंगिक विवाह जो है वो कानून सम्मत नहीं होगा। लिहाजा दर्जनों ये याचिका जो लगाई गई है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की, उस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का यहाँ केंद्र सरकार ने विरोध करते हुए कहा है कि भारतीय परंपरा इसकी इजाजत जो है वो नहीं देता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे कई प्रश्न हैं कि क्या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस पे जो गौर है वो 5 जजों की संविधान पीठ ही अब 18 अप्रैल से इसकी सुनवाई करेगी और उसके बाद ही यह तय होगा कि 18 अप्रैल से इसकी सुनवाई करेगी सुमित। लेकिन एक बात आप ये भी बताइए कि जब याचिका यहाँ पर दायर की गई है तो किस वकील की तरफ से, यानी कि किस पक्ष की तरफ से अंदर क्या दलील दी गई थी? देखिए, कई ट्रांसजेंडर की ओर से याचिका यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और यहाँ दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 यानी कि समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था। ऐसे में इस आधार पर कानूनी मान्यता जो है वो समलैंगिक विवाह को दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। ऐसे में इस समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता की कई वकील आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17, 18 और 19 का ये वायलेशन है। अगर कानूनी मान्यता विवाह को नहीं मिलती है, समलैंगिक विवाह को अगर कानूनी मान्यता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि सीजेआई ने साफ किया कि इस पूरे मामले में संवैधानिक पहलू और संविधान के कुछ कानूनी दांवपेच को स्पष्ट करने के लिए संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर सकती है। लिहाजा 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। अब संविधान पीठ तय करेगी कि क्या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाना चाहिए या नहीं। देखिए सुमित, इस पूरे मामले को देखें तो एक तरफ केंद्र सरकार जिसने इसका विरोध किया है, क्योंकि परंपराओं का हवाला दिया गया है, इतिहास का हवाला दिया गया है, भारतीय संस्कृति का हवाला दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों की बात है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से 377 को जब आपराधिक श्रेणी से बाहर किया गया तो वो पूरा मामला, अब ये दोनों जो चीजें हैं वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। कौन सा पक्ष मजबूत नजर आता है जब हम देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार का यहाँ कल एफिडेविट केंद्र सरकार ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि आर्टिकल
377 माफ कीजिएगा, धारा 377 को अगर रिमूव किया गया है तो ये इस आधार पर जो ट्रांसजेंडर हैं वो मांग नहीं कर सकते हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा जो है इसके खिलाफ है, भारतीय परंपरा इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि पति पत्नी से जन्मे जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ही कानूनी मान्यता है, खासकर भारतीय परंपरा के मुताबिक। लेकिन अगर इस तरह की कानूनी मान्यता समलैंगिक विवाह को दी अगर जाती है तो कहीं ना कहीं समाज में अस्थिरता पैदा होगी। लिहाजा समलैंगिक विवाह को भारतीय परंपरा के मुताबिक कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसे खारिज करने की मांग यहाँ केंद्र सरकार ने की है। हालांकि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसमें कुछ जटिल कानूनी प्रश्न है, संवैधानिक पहलू है जिस पर गौर किया जाना जरूरी है। लिहाजा अब संविधान पीठ ही तय करेगी कि क्या इसकी इजाजत जो है वो दी जा सकती है या नहीं। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विदेश में राहुल गांधी ने भारत को लेकर जो कुछ कहा उस पर जारी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। राहुल के शब्द विरोध जबरदस्त, विदेश में अपमान, सदन में संग्राम। बजट सत्र का दूसरा चरण, छिड़ा सियासी रण, जंग छिड़ी करारी, राहुल बोलेंगे सॉरी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विदेश की धरती पर जाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी को सदन में आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। हंगामे की वजह से लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी राहुल गांधी के बोल पर बवाल हुआ। पीयूष गोयल ने सभापति से मांग की कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने भारत का अपमान किया है। एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। सदन में खूब हंगामा हुआ और राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है। विदेश में जाकर केंद्र सरकार पीएम मोदी पर सवाल खड़े करना, देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना बीजेपी को राहुल के खिलाफ मुद्दा दे गया। बीजेपी राहुल के साथ साथ कांग्रेस को घेर रही है और इस मांग पर अड़ी है कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। इमरान खान को गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर के लिए रवाना हुई। इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इमरान से पूछताछ के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर उस वक्त तो नहीं मिले थे।
तोशाखाना मामले को लेकर लगातार आपने देखा कि पूरे देश भर में किस तरह से सियासत हुई थी और अब आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर के लिए रवाना हुई। इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जब पहले भी पुलिस गिरफ्तारी यानी कि पूछताछ के लिए जब निकली थी उस वक्त भी इमरान खान नहीं मिले थे और आपको बता दें, और उसके बाद फिर खुद इमरान खान सामने आए और साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। पीटीआई कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन की बात कही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर के लिए रवाना हुई और जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। गैर जमानती वारंट जारी हुआ है इमरान खान के खिलाफ और बता दें आपको कि इमरान की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस रवाना हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस फिलहाल लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है और जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। और दरअसल ये जो पूरा मामला है तोशाखाना केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर आपने देखा था कि पुलिस और साथ ही वहां पर जो सरकार है उसके निशाने पर इमरान खान थे। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। इमरान खान को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल रवाना हो चुकी है। गिरफ्तारी वारंट, क्या इमरान खान जेल जाएंगे ये सवाल, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि इमरान खान की हो सकता है कि गिरफ्तारी आज हो जाए, क्योंकि पुलिस रवाना हो चुकी है। इस्लामाबाद कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए थे और जानकारी फिलहाल मिल रही है कि आज इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। गैर जमानती वारंट यहां पर इमरान खान के खिलाफ जारी किया गया है और कोर्ट ने गिरफ्तार कर 29 मार्च को पेश करने के लिए कहा। तो देखिए जानकारी आपको बता दें कि 29 को पेश करने के लिए कहा। महिला जज को धमकी देने के मामले में वारंट जारी किया गया। इससे पहले देखिए तोशाखाना केस को लेकर के जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब जो ये पूरा मामला, ये दूसरा मामला, और साथ ही आपको बता दें बुलेट प्रूफ कार में इमरान निकले। पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। इस्लामाबाद कोर्ट ने दरअसल गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साथ ही आपको इस पूरे केस को लेकर बता दें कि आज इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट यहां पर जारी किया गया है। कोर्ट ने गिरफ्तार कर 29 मार्च को पेश करने के लिए कहा है। साथ ही बता दें कि महिला जज को धमकी के मामले में यह वारंट यहां पर इमरान खान के खिलाफ जारी किया गया। इमरान खान अपने घर से बाहर निकले, जानकारी मिल रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुलेट प्रूफ कार में इमरान खान अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर रवाना हुई और जानकारी मिल रही है कि इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो देखिए महिला जज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर के फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है कि इमरान खान अपने घर से निकले हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि वो एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकलेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात उमेश पाल हत्याकांड की करेंगे, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। शाइस्ता परवीन ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है अग्रिम जमानत अर्जी और शाइस्ता की अर्जी पर 7 दिन में सुनवाई की उम्मीद है। अग्रिम जमानत की अर्जी में खुद को उन्होंने बेगुनाह बताया है। परिवार को सियासी वजहों से फंसाया गया है, यह भी शाइस्ता का कहना है। शूटआउट केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित है और वारदात के बाद से ही शाइस्ता परवीन लगातार फरार बताई जा रही है। तो हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है और 7 दिन में इस पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल वो बुरी फंसी हुई है। और आपको बता दें 25,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उमेश के हत्यारे अभी तक फरार हैं। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। एक्शन लगातार, शूटर्स कहां फरार। बरेली जेल में प्लान हुआ था तैयार। नेपाल से भूटान चल रहा सर्च ऑपरेशन। उमेश
उमेश पाल हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम अरमान और साबिर को नहीं पकड़ सकी। अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ दिखे बल्ली को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है, तो वहीं 25,000 की इनामी शाइस्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची हैं। इधर यह खुलासा हुआ है कि मर्डर की प्लानिंग बरेली जेल में हुई थी, जहां बिना आईडी के शूटर्स जेल के अंदर गए और अशरफ के साथ उनकी मीटिंग हुई। इस मामले में पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन हो रहा है। पुलिस और एसटीएफ की दर्जनों टीमें शूटर्स को पकड़ नहीं पाई हैं। अतीक के गुर्गों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।